आज की इस गहरी पड़ताल में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की तरफ चल रहे हैं जो मतलब अक्सर काफी उलझा हुआ और जटिल लगता है। हाँ बिल्कुल, 18वीं और 19वीं सदी का भारत समझना आज इस विषय को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे पास स्टडी टेक के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। ये नोट्स वाकई बहुत मददगार हैं क्योंकि इनमें सिर्फ नाम नहीं है बल्कि वो तरीके हैं जिनसे हम इस बदलाव को समझ सकते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली उलझन को सुलझाते हैं, पदों का विकास। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कोई बंगाल का गवर्नर था, तो कोई भारत का गवर्नर जनरल और कोई वाइसरॉय। सुनने में काफी मिलता जुलता लगता है। बिल्कुल। और स्टडी टेक के नोट्स कहते हैं कि अगर हम इस सफर को ब्रिटिश साम्राज्य के फैलाव के साथ जोड़कर देखें तो सब क्लियर हो जाता है। देखिए, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से 1773 तक पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। पर इसका कारण बहुत ही सीधा सा था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान और उनका असली कंट्रोल सिर्फ बंगाल के अमीर सूबे तक ही सीमित था। हाँ, पर फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 1773 में 1773 में ब्रिटिश संसद एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई। वहीं से तो असली जटिलता शुरू होती है। इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे को भी बंगाल के अधीन कर दिया और पद का नाम बदलकर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि 1833 तक चला। पर मैं सोच रहा था इसके पीछे का असल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया था कि उन्हें अपने इलाके बढ़ाने थे। इसके पीछे ब्रिटेन का एक अपना गहरा आर्थिक और राजनीतिक संकट था। मतलब कंपनी के लोग वहां गड़बड़ी कर रहे थे। बिल्कुल। कंपनी के अफसर भारत से इतनी ज्यादा दौलत लूटकर ब्रिटेन लौट रहे थे कि वो लोग वहां की राजनीति को ही असर डालने लगे थे। उन्हें वहां मजाक में नवाब्स कहा जाता था, नवाब का बिगड़ा हुआ रूप। अरे वाह, नवाब्स, ये तो काफी नया है। हाँ, तो ब्रिटिश संसद डर गई थी कि एक बेलगाम कंपनी उनके अपने देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए इस लूट को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ये बड़ा दिलचस्प एंगल है। मतलब कंपनी भारत को लूट रही थी और ब्रिटेन की सरकार कंपनी पर लगाम लगा रही थी ताकि लूट का हिस्सा सिस्टमैटिक तरीके से लंदन पहुंचे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही सिलसिला 1833 के चार्टर एक्ट तक चलता रहा, जहां हालात पूरी तरह बदल चुके थे। हाँ, क्योंकि तब तक तो मराठा, मैसूर और बाकी ताकतों को हराकर अंग्रेजों का कब्जा लगभग पूरे भारत पर हो चुका था। अब इनका इलाका इतना बड़ा था कि इन्हें सिर्फ बंगाल का कहना टेक्निकली गलत था और व्यवहारिक रूप से भी। इसीलिए इस पद को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, जो 1858 तक रहा। पर फिर आता है 1857 की क्रांति का भूचाल और उसके साथ ही एंट्री होती है वाइसरॉय की। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया था। लंदन में बैठे लोगों को समझ आ गया था कि भारत जैसे विशाल देश को अब कोई कंपनी नहीं चला सकती। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया 1858 के एक्ट के जरिए। बिल्कुल। भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। और वाइसरॉय वर्ड का मतलब ही यही होता है, शाही प्रतिनिधि या क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो शख्स पहले कंपनी के डायरेक्टर्स को जवाब दे था वो सीधे महारानी का आदमी बन गया। ये एक कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था। हाँ, एक कॉर्पोरेट सिस्टम का पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी सरकार में बदल जाना। अब जब हम ये बेस समझ चुके हैं तो इन अलग अलग दौर के चेहरों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यहीं पर स्टडी टेक नोट्स की वो मास्टर ट्रिक काम आती है। ओह हाँ, वो ट्रिक सच में काफी बढ़िया है। एक ही लाइन में सब कुछ। रॉबर्ट से, यानी रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी की लड़ाई वाला। ये बंगाल का पहला गवर्नर था जिसने असल में लूट की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है यानी वॉरेन हेस्टिंग्स, वही जिसके बारे में हमने अभी 1773 वाले एक्ट में बात की। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। फिर आता है विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में जब पूरे भारत पर कब्जा हो गया तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। उसके बाद ट्रिक का अगला शब्द है की। ये शायद सबसे जरूरी कड़ी है। इससे आता है लॉर्ड कैनिंग का नाम। बिल्कुल, कैनिंग ये वही था जो 1857 की क्रांति के वक्त था, और जब 1858 में सत्ता बदली तो यही पहला वाइसरॉय बन गया। ये एक तरह से कंपनी और क्राउन के बीच का ब्रिज था। और इस ट्रिक का आखिरी हिस्सा और भी बढ़िया है मौसिफ। इसमें दो नाम हैं। मऊ से लॉर्ड माउंटबेटन
जो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, क्योंकि आजादी के बाद वाइसरॉय का पद खत्म हो गया था। और सी से चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, आजाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। 1950 में जब संविधान लाया गया तो ये पोस्ट हमेशा के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पद में बदल गई। तो उस एक लाइन से 1757 से 1950 तक की पूरी टाइमलाइन वाकई क्लियर हो जाती है। लेकिन अब इन नामों से आगे बढ़कर उनके काम की बात करते हैं। बिल्कुल। नोट्स में इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है सिस्टम बनाने वाले और जमीनी सुधारक। इसमें सबसे ऊपर नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स का, 1773 से 85 तक। हेस्टिंग्स ने वही किया जो उसकी ट्रिक कहती है। हाँ, ट्रिक है। हेस्टिंग्स ने सब कुछ हंसते यानी जल्दी में फिक्स किया। अब उसने क्या फिक्स किया? उसने द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया, जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। अगर आज की भाषा में कहें तो क्लाइव ने बंगाल के नवाब को एक शेल कंपनी बना दिया था। पैसा और टैक्स कंपनी लेती थी, पर प्रशासन चलाने की और बदनामी की सारी जिम्मेदारी नवाब की होती थी। हाँ, और जब 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा ना, तब इस सिस्टम की असलियत सामने आई। लाखों लोग मर गए। तो हेस्टिंग्स ने आकर इस छलावे को खत्म किया और पावर सीधे कंपनी के हाथ में ले ली। लेकिन ये कोई उसकी भलाई नहीं थी, राइट? बिल्कुल नहीं। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था। वो जानता था कि अगर आम जनता मर गई तो कंपनी टैक्स किससे लेगी। इसीलिए उसने हस्ते में प्रशासनिक ढांचा बनाना शुरू किया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट भी उसने बनवाया। भले ही वो अंग्रेजों के फायदे के लिए था, पर एक फॉर्मल जस्टिस सिस्टम की नींव तो पड़ी गई। इसके बाद एक और नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टाइम था 1786 से 1793। कॉर्नवालिस के लिए वो ट्रिक क्या थी? कौन खेत में उगता है? हाँ, कौन खेत में उगता है और खेत जमीन से जुड़ा है। इसका सीधा कनेक्शन है 1793 के परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त से। अंग्रेजों को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और टैक्स हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। पर इसका असर बहुत बुरा हुआ जनता पर। इसने एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। ये लोग शहरों में रहते थे और गांव में किसानों का शोषण करते थे। किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गया था। और इन्होंने जो पुलिस और सिविल सर्विस का सिस्टम बनाया था, जिसका जनक इन्हें कहा जाता है, वो भी तो टैक्स की हिफाजत के लिए था। एग्जैक्टली। सिविल सर्विस का मकसद भारतीयों की सेवा करना थोड़ी था। वो बस एक नौकरशाही ढांचा था, भारतीयों को सत्ता से दूर रखने का। सही बात है। तो ये तो थे बेस बनाने वाले। अब नोट्स का अगला हिस्सा बताता है साम्राज्य के फैलाव के बारे में, आक्रामक विस्तार। इसमें बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। 1798 से 1805। और इनकी नीति थी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। जिसको याद रखने के लिए नोट्स की ट्रिक है, वेलेस्ली जेली की तरह राज्यों को चिपका लेता था। इसे मैं एक आधुनिक एनालॉजी से समझाता हूँ। आजकल जैसे मोबाइल ऐप्स होते हैं ना, फ्री ऐप सब्सक्रिप्शन। हाँ, जिसमें शुरू में लगता है कि सब फ्री है। बिल्कुल वही। वेलेस्ली भी भारतीय राजाओं के पास जाता और कहता कि भाई, हम आपको अपनी ब्रिटिश सेना देंगे आपकी हिफाजत के लिए, आपको बस इसका खर्च उठाना है। राजा खुश कि बिना लड़े ट्रेंड सेना मिल गई। पर उस ऐप की तरह इसमें बहुत खतरनाक टर्म्स एंड कंडीशंस छुपी होती थी। वही तो। इस फ्री सर्विस के बदले राज्य को अपनी विदेश नीति उनको सौंपनी पड़ती थी। वो किसी और से संधि नहीं कर सकते थे। एक बार साइन किया और सॉवरेनिटी खत्म। और 1798 में हैदराबाद का निजाम इस फ्री ऐप के चक्कर में सबसे पहले फंसा। बिना लड़े अंग्रेजों ने इतना बड़ा राज्य अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इस विस्तार की कड़ी में लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, 1848 से 1856। इन्हें नोट्स में एक दोधारी तलवार कहा गया है, क्योंकि इनका दौर बहुत विरोधाभासी था। मतलब एक तरफ आधुनिकीकरण और दूसरी तरफ कड़ी लूट। ट्रिक कहती है डलहौजी यानी दाल में कुछ काला था, हड़प नीति थी पर रेल भी वही लाया। एक तरफ उसने 1853 में बॉम्बे से थाने पहली रेल चलवाई, टेलीग्राफ शुरू किया, पोस्ट ऑफिस बनवाए। पर फिर वो दाल में काला क्या था? काला था उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। अगर किसी राजा का सगा बेटा नहीं है तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकता था। उसके मरने के बाद राज्य सीधा अंग्रेजों का। ये तो बिल्कुल परंपराओं पर हमला था। झांसी, सतारा, नागपुर सब ऐसे ही हड़प लिए। अवध को तो सिर्फ इसलिए छीन लिया कि वहां का प्रशासन ठीक नहीं है। इस हड़प नीति की वजह से ही पूरे देश में इतना गुस्सा भर गया कि उसके जाते ही 1857 का बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। हाँ, और जहां तक इन मॉडर्न चीजों का सवाल है, रेल और टेलीग्राफ,
देखने में लगता है कि भारत का विकास कर रहे थे। देखिए, उसके पीछे भी असली फायदा अंग्रेजों का था। इन चीजों ने उनको भारत पर पकड़ मजबूत करने में मदद की। बिल्कुल। इन सब के बाद अब हम आते हैं उन चेहरों पर जो नोट्स के हिसाब से सुधारक थे या फिर बिल्कुल ही विलन थे। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। बेंटिक ने बैटिंग करके समाज की बुराइयों को बाउंड्री पार भेजा। 8 से 1835 इनका काम पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की मदद से 1829 में सती प्रथा को बैन किया, ठगी प्रथा को खत्म किया और हाँ, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन शुरू की। शिक्षा में अंग्रेजी का आना बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। भले ही सती प्रथा का अंत एक बहुत जरूरी सामाजिक सुधार था, पर इस इंग्लिश एजुकेशन के पीछे काफी पॉलिटिक्स थी। उनका सिविलाइजिंग मिशन चल रहा था। वो मैकॉले का आइडिया ना कि खून से भारतीय पर दिमाग से अंग्रेज बनाए जाएं। हाँ, उन्हें चिंतक नहीं चाहिए थे। उन्हें अपने प्रशासन की गाड़ी चलाने के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे। और ऐसी बातें करके वो दुनिया को दिखाते थे कि देखो, हम वहां सुधार कर रहे हैं। अपने राज को मॉरल कवर देते थे वो लोग। वही सॉफ्ट पावर और दिमाग पर कब्जा। इसके बाद बात आती है लॉर्ड कैनिंग की। वही जो 1857 की क्रांति के समय थे और बाद में वाइसरॉय बने। उनका उपनाम था क्लेमेंसी कैनिंग या दयालु कैनिंग। ये दयालु क्यों बन रहे थे? जब 1857 का विद्रोह दबाया जा रहा था, तब ब्रिटिश अफसर गुस्से से भरे थे और हर भारतीय से बदला लेना चाहते थे। पर कैनिंग समझदार था। उसने उस अंधाधुंध मौत की सजा पर रोक लगाई। और लोग उन्हें दयालु समझने लगे। पर यह कोई उनका हृदय परिवर्तन थोड़ी था। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ठंडी और कैलकुलेटेड कूटनीति थी। कैनिंग जानता था कि अगर पूरी आबादी आपसे नफरत करती है और बदला चाहती है, तो आप इतने बड़े देश पर लंबे वक्त तक राज नहीं कर सकते। इसलिए उसने नरम नीति अपनाई, जिससे ब्रिटिश सत्ता फिर से कंट्रोल में आ सके। पर जहां कैनिंग ने साम्राज्य को बचाने के लिए नरमी दिखाई, वहीं कुछ डेकेड्स बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने अपने ही हाथों ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें काट दी। लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। इनको तो इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। इनकी ट्रिक है, कर्जन ने भारत पर कर्जा बढ़ाया और बंगाल को तोड़ दिया। 1905 का बंगाल विभाजन सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कदम था इनका। इसने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। उनके अपने पुराने खत पढ़ें तो समझ आता है कि बंगाल उस वक्त राष्ट्रवाद का हब बन चुका था। वहां हिंदू मुस्लिम एकता बहुत मजबूत थी और इसीलिए उसने डिवाइड एंड रूल खेली। बंगाल को धर्म के आधार पर ऐसे बांटा कि लोग आपस में ही उलझ जाएं और इनकी सिरदर्दी खत्म हो जाए। लेकिन कर्जन का ये मास्टर प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। इसने लोगों को तोड़ने के बजाय स्वदेशी आंदोलन जैसी आग दे दी। पहली बार पूरे देश में लोग सड़कों पर आए, अंग्रेजी कपड़े जलाए गए। मतलब कर्जन ने बंगाल को तोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक पिटिशन मांगने वाली पार्टी से निकालकर एक जन आंदोलन में बदल दिया। बिल्कुल। और उसके इस अहंकार ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। तो इस तरह इन ट्रिक्स की मदद से, चाहे वो जली की तरह चिपकाना हो या फिर कौन का खेत, और बैटिंग करके बुराइयों को बाउंड्री पार भेजना, इन नोट्स ने वाकई इस भारी भरकम विषय को आसान और क्लियर बना दिया। सही में इतिहास कोई रटने वाली चीज नहीं है। जब हम स्टडी टेक के इन मेंटल मॉडल्स जैसे तरीकों को अपनाते हैं, तब हम असल में उन पॉलिसीज के पीछे के असूल समझते हैं कि कैसे पावर हमेशा अपने फायदे का रास्ता निकाल लेती है। बहुत ही उम्दा तरीके से हमने इस पूरी टाइमलाइन को देखा, लेकिन इस चर्चा को हम ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसा जिस पर बैठकर सोचा जा सके। जैसे हमने डलहौसी और इन रेलवे लाइंस की बात की। अक्सर हमें बताया जाता है कि अंग्रेज रेलवे लाए, भारत का आधुनिकरण किया उन्होंने, लेकिन जरा गहराई से गौर फरमाइए, क्या ये रेल सच में भारतीयों की सुविधा के लिए थी? यही वो एंगल है जो इतिहास में सोचना बहुत जरूरी है। या फिर ये एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह था जो भारत के गांव देहात से कच्चा माल सोखकर सीधे इंग्लैंड भेजता था और वहां का सस्ता माल लाकर भारत में बेचता था, और सेना को इधर उधर जल्दी भेजने का आसान तरीका। हाँ, तो क्या इन सुधारों के पीछे कोई सच्चा विकास था या बस साम्राज्य को बचा के रखने की एक बिजनेस इंजीनियरिंग थी? इन्हीं सवालों के साथ हम आज की इस चर्चा और इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। नोट्स के नए नजरियों से इतिहास को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।